हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके पहले हम लोगों ने कुछ कंसंट्रेशन टर्म मतलब मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोगों ने देख लिया था इसके पहले वाले वीडियो में, और उसके एग्जाम्पल की भी हम लोगों ने बात की थी। अब हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी जो पहले कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ रहे थे उस कंसंट्रेशन टर्म्स के यूज़ यहाँ पर होने वाले हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स के फार्मूले के बारे में, और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। पहला हमारा जो कंसंट्रेशन का फार्मूला होने वाला है कंसंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन। तो बात करेंगे जब भी हम लोग पार्ट पर मिलियन की, तो ये हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म होने वाला है ये किस कंडीशन में यूज होगा, यानी कैसे सॉल्यूशन के लिए हम लोग पीपीएम की बात करेंगे। इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, पीपीएम, मतलब पार्ट पर मिलियन। तो देखिए मिलियन का मतलब ही क्या है, अगर बात करेंगे हम लोग क्या मिलियंस की, तो मिलियन का मतलब होता है हमारा, जैसे अगर मैं ले लूं यहाँ पे 1 मिलियन, तो 1 मिलियन की अगर बात की जाए तो हमको पता है कि जो 1 मिलियन है यहाँ पे वो 10 लाख के बराबर होता है। ठीक, 1 मिलियंस का मतलब क्या है, 10 लाख, ये हमें पता है। इसको अगर हम लोग 10 के पावर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 मिलियन इक्वल टू 10 के पावर 6। तो मिलियन में कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग कब यूज करेंगे, तो देखिए कंसंट्रेशन टर्म को मिलियन में तभी यूज करते हैं जब हमें ध्यान क्या देना है, जब भी क्या हो, जो अमाउंट हो वो सॉल्यूट का, जैसे अगर हम लोग कोई सॉल्यूशन ले लिए, उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो क्या है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में है। मिनिमम का मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। और जो सॉल्वेंट है उसका जो अमाउंट है वो सॉल्यूट के कंपेयर में वो बहुत ही क्या है, ज़्यादा होने वाला है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे अगर बात करेंगे किसी एग्जाम्पल की, तो अगर हम लोगों ने क्या किया, एक बहुत ज़्यादा क्या किया अमाउंट में वाटर ले लिया। जैसे अगर मान लेते हैं कोई पानी की टंकी है बहुत बड़ी सी, जिसमें क्या है ढेर सारा पानी भरा हुआ है, या हम लोग मान सकते हैं उसमें क्या है 10 लाख लीटर ढेर सारा क्या है पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। और उस पानी को हम लोग जानते हैं जब प्योरीफाई करने के लिए डालते हैं क्या, क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन ऐड करते हैं उस पानी के अंदर। तो क्लोरीन का जो अमाउंट होता है वो क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्लोरीन को ऐड करते हैं वाटर के अंदर। थोड़ा सा क्या करते हैं, क्लोरीन केवल चुटकी में ऐसे लेके या थोड़ा सा अमाउंट में डालते हैं कि पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया हो वो क्या हो, मर जाएं। ज़्यादा क्लोरीन डालने से क्या होगा कि उसका टेस्ट खराब होगा पानी का। बैक्टीरिया हमें केवल क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, बैक्टीरिया को मारना है, तो थोड़ा सा क्लोरीन ऐड करते हैं। तो हमारा जो वाटर है जिसका अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, टंकी में पानी है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो उसका जो अमाउंट है वो क्या है, बहुत हाई लार्ज अमाउंट में है। यानी हमारा जो सॉल्वेंट है क्या है, वो लार्ज अमाउंट में, और जो क्लोरीन ऐड कर रहे हैं उसमें क्लोरीन एज अ सॉल्यूट बिहेव कर रहा है, और उसका जो अमाउंट है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। यानी वाटर के कंपेयर में क्लोरीन क्या है, बहुत ही कम है, एज अ सॉल्यूट बिहेव कर रहा है, और पानी क्या है, एज अ सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है। तो ऐसा कंडीशन अगर आ गया तो वहां पे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म की अगर बात करेंगे तो वो कंसंट्रेशन टर्म कौन सा होगा, वो कंसंट्रेशन टर्म होगा हमारा पीपीएम वाला। ठीक, तो कंडीशन हमें ध्यान देना है। इसके लिए हम लोग कब यूज करेंगे पीपीएम, जब अमाउंट ऑफ solute is very 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 less than amount of solution या solvent, दोनों हम लोग वर्ड बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो हमारा जो सॉल्यूशन भी क्या होगा, ज़्यादा बनेगा, क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक, तो उसमें सॉल्यूशन जो बनेगा उसका भी अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो सॉल्यूट का जो अमाउंट है सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत ही कम अगर होगा, तो उस केस में जो भी कंसंट्रेशन टर्म हम निकालेंगे उसे बोलेंगे पार्ट पर मिलियन। तो अब बात क्या आ गई, मिलियन की, यानी हमारे पास जो सॉल्वेंट है या जो सॉल्यूशन है वो क्या, वो मिलियन में है, सॉल्यूट क्या है, बहुत ही कम है। इसके पहले हम लोग जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या लिया था, परसेंटेज वाले कंसंट्रेशन टर्म की बात की थी हम लोगों ने। परसेंटेज का मतलब था कि 1%
या 20%, 10%, 20, जो भी हम लोग क्या था, जो भी सॉल्यूट थे सॉल्यूशन के अंदर वो क्या थे, कुछ परसेंटेज में थे, ठीक, 10%, 20% इस तरीके से क्या थे, सॉल्यूट प्रेजेंट थे सॉल्यूशन के अंदर। तो वहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही थी, तो वहाँ हम लोग क्या ले रहे थे, 100 ग्राम में या 100 ml में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका परसेंटेज निकाल रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलियन में बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या है, वो बहुत ही लेस अमाउंट में सॉल्यूट है। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाना होगा तो देखिए फॉर्मूला क्या बन के आएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ, द पार्ट पर मिलियन ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, मिलियन का मतलब क्या है, 10⁶। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर लिखा जाएगा तो देखिए पार्ट पर मिलियन के केस में ये जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है पीपीएम वाला, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्यूट का अमाउंट है उसे हम लोग ग्राम में ले सकते हैं, सॉल्यूट के अमाउंट को एमएल में भी ले सकते हैं, सॉल्वेंट के अमाउंट को हम लोग ग्राम में ले सकते हैं, एमएल में ले सकते हैं, सॉल्यूट ग्राम में, सॉल्वेंट एमएल में। तो यानी जो हमारा पीपीएम है वो क्या है, मास परसेंटेज जैसा यूज हो सकता है, मास वॉल्यूम जैसे यूज हो सकता है, और वॉल्यूम की तरह भी यूज हो सकता है। यानी इस पीपीएम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पीपीएम में हम लोग क्या कर सकते हैं, W/W भी ले सकते हैं, यानी सॉल्यूट का भी ग्राम और सॉल्वेंट का भी ग्राम ले सकते हैं, और V/V ले सकते हैं, यानी सॉल्यूट का भी ml ले सकते हैं, सॉल्वेंट का भी ml ले सकते हैं, और W/V भी ले सकते हैं, यानी सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं। यानी ये तीनों चीज़ों के लिए क्या है, एप्लीकेबल है पीपीएम। बस हमें ध्यान क्या देना है, जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो क्या है, बहुत ही लेस अमाउंट में है, किसके कंपेयर में, सॉल्वेंट के कंपेयर में, ये हमें ध्यान देके चलना है। तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पीपीएम का, तो 3 फॉर्मूला यहाँ भी बन जाएगा, एक मास परसेंट, एक मास का, एक वॉल्यूम का, एक मास वॉल्यूम का। तो हमें 3 फॉर्मूला यहाँ लिखना नहीं है, केवल और केवल हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे, उसी से तीनों काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पीपीएम का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो पीपीएम इक्वल टू क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग नहीं लिख रहे हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे अमाउंट। तो अब ये अमाउंट अगर ग्राम में होगा तब तो फॉर्मूला बन जाएगा मास वाला, अगर एमएल में होगा तब तो बन जाएगा वॉल्यूम वाला, एक होगा, एक का ग्राम होगा, दूसरे का एमएल होगा, तो क्या बन जाएगा, मास वॉल्यूम बन जाएगा। तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक, अब ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ग्राम में, एमएल में, अपॉन गिवन अमाउंट ऑफ, या सीधे लिख सकते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ ठीक सॉल्यूशन, नहीं सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, सॉल्यूशन के कितने अमाउंट के अंदर। अब एक चीज हमें ध्यान क्या देना है, मेन जो काम हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज वाले में क्या कर रहे थे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ करना है हमें 10⁶ से मल्टीप्लाई। तो ये बन गया पीपीएम का फॉर्मूला, जिसको हम लोग कर लेना है नोट। तो ये रहा पार्ट पर मिलियन, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ये हमें ध्यान देके चलना है। तो इसको करिए नोट। आइए फिर देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, अगला कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी। बात करेंगे मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पहले आइए समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, जो तीनों कंसंट्रेशन टर्म अब आने वाले हैं, यही ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो मोलैरिटी का मतलब ये है क्या, यहाँ पे देखिए 2 वर्ड लिखे गए हैं, एक है मोल और एक है लैरिटी। तो यहाँ पे है क्या, मोल का मतलब क्या है, हमें पता है मोल्स, ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल को दिखाता है, और लैरिटी क्या दिखा रहा है, लैरिटी दिखा रहा है लीटर को। यानी मोल्स हम लोग किसका लेंगे, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का हम लोग क्या करने वाले हैं, मोल्स लेने वाले हैं, और लीटर किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो हमें ध्यान क्या देना है, किसी सॉल्यूशन के ठीक 1 लीटर में कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, वो चीज़ क्या दिखा रहा है, हमें मोलैरिटी को बता रहा है ये चीज़। तो यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, अगर हम लोग मान लेते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिए, उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मोल है, वो चीज़ क्या दिखा रहा है, हमें मोलैरिटी को बता रहा है ये चीज़। तो यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, अगर हम लोग मान लेते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिए, उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर
ये चीज क्या बताता है, मोलैलिटी को बता रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन भी दिया गया है, एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इसे। इस एग्जाम्पल में लिखा गया है, सपोज द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल मेक 0.25 m, दैट्स मीन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 0.25 मोल्स ऑफ इथेनॉल इज डिसॉल्व। इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो मोलैलिटी का फार्मूला बन के आएगा, पहले उसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए मोलैलिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, मोलैलिटी का फार्मूला क्या बन के आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन किसमें है, लीटर में होना चाहिए, क्योंकि यहां पहले बोल दिया है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है। तो ये बन गया हमारे पास क्या है, मोलैलिटी का फार्मूला। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि एथेनॉल कितना है 0.25 m। तो कैपिटल एम क्या होता है, मोलैलिटी का यूनिट है। तो कैपिटल एम का मतलब 0.25 m का मतलब ये मोलैलिटी दिया हुआ है। तो अगर किसी सॉल्यूशन का मोलैलिटी क्या है 0.25 m है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 1 लीटर के अंदर 0.25 मोल एथेनॉल या कोई भी सॉल्यूट क्या है, डिसॉल्व है। तो अगर ये 0.25 होगा और अपॉन 1 होगा, तभी क्या होगा, मोलैलिटी 0.25 m आएगा। यानी कैपिटल एम क्या दिखा रहा है, कैपिटल एम का मतलब क्या है, मोल अपॉन लीटर। ठीक, तो अगर किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी है गिवन है 0.25 m अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें अगर समझना होगा तो हम लोग समझ सकते हैं कि 0.25 का मतलब यही है कि 1 लीटर में 0.25 मोल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग मोलैलिटी को जान सकते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कुछ और चीज़ें। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी मोल्स की जगह दे देता है अमाउंट, और अमाउंट किसमें देगा, ग्राम के अंदर देगा। यानी हमारे पास क्या होगा, कोई सॉल्यूट का वेट दे दिया होगा। और वॉल्यूम को भी कभी कभी क्या करता है, लीटर की जगह ml में, सेंटीमीटर क्यूब में, अलग अलग डेसीमीटर क्यूब में चेंज करके दे देता है। तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा क्वेश्चन में मोल नहीं बताएगा कि इतना मोल इतने लीटर में डिसॉल्व है, मोलैलिटी बताइए। ये तो सिंपल चीज हो गया। क्या करेगा, सॉल्यूट का अमाउंट दे देगा, ग्राम के अंदर दे देगा या किसी और यूनिट में दे देगा। और जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम अलग अलग लीटर के अलावा कुछ दूसरे यूनिट में दे देगा। तो उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो आइए चीज़ों को समझते हैं। पहले करिए इस फॉर्मूले को नोट, फिर देखते हैं आगे इसके कैलकुलेशन को। तो देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ मोलैलिटी के फॉर्मूले में, एक तो है मोल और दूसरा क्या है, लीटर। तो मोल का कैलकुलेशन क्या है, तो बात करेंगे हम लोग इसके कैलकुलेशन की। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूला भी लिखा गया है मोलैलिटी का, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमें ध्यान देकर चलना है। ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया मोलैलिटी का, इसे कैपिटल एम से डिनोट करेंगे और कैपिटल एम इसका यूनिट भी है। तो कैलकुलेशन क्या है, तो अगर हम लोग बात करेंगे मोल्स का कैलकुलेशन, इसके कैलकुलेशन की अगर बात करें तो मोल्स देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है वेट, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन में गिवन होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। यानी मोल्स किसका निकालना है, सॉल्यूट का। मोल्स किसका है, सॉल्यूट का। तो यहाँ पे इससे निकालेंगे कैसे, लिखेंगे हम लोग सॉल्यूट का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और मॉलिक्यूलर वेट को ही क्या बोलते हैं, मोलर मास। इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। ठीक, तो इसका अगर यूनिट निकाला जाए यहाँ पे, तो देखिए वेट किसमें होगा, वेट जनरली दिया होगा ग्राम में, और मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम अगर कैंसिल हो जाएगा तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, इसका यूनिट बन जाएगा हमारा मोल। यानी जो नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, उसका यूनिट भी क्या होगा, उसका यूनिट भी होगा मोल। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें निकालना है, अगर मान लीजिए गिवन है कि 25 ग्राम NaCl ऐसे लिखा गया है। पूछेगा बताइए कितना मोल्स है,
ठीक है, 25 ग्राम NaCl हमारा एज अ सॉल्यूट बिहेव कर रहा है किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो ये कितना मोल है, तो इस चीज को अगर फाइंड करना होगा तो ये क्या दिया हुआ है, इसका वेट दिया है, लिख देंगे 25 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं फॉर्मूले से, फॉर्मूले में सब एटम जितने भी प्रेजेंट हैं सबका क्या करेंगे हम लोग, मोलर मास रख के ऐड कर देंगे। तो सोडियम का होता है 23 ग्राम पर मोल और क्लोरीन का होता है 35.5। इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो ये बन के कितना आ गया, 25 ग्राम अपॉन यह आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी आना होगा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 58.5 मोल। तो ये हमें क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल निकल गया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन करेंगे अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो। इसको करिए पहले नोट। अब आइए कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग वॉल्यूम का भी। तो वॉल्यूम में देखिए बहुत सारे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर वॉल्यूम के कैलकुलेशन की बात करेंगे तो हमारे पास देखिए जो वॉल्यूम है वो हमेशा लीटर में नहीं देता है, हमें रखना क्या है फॉर्मूले में, वॉल्यूम इन लीटर। तो दिया क्या रहेगा, जनरली दे देता है कभी कभी ml के अंदर, तो हमें पता होना चाहिए 1 लीटर 1000 ml के बराबर है, और ml में देगा तो लीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 1 ml इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर, या इसे ले सकते हैं 10 के पावर -3 लीटर, क्योंकि ये 3 होगा 10 के पावर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए इतना मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर -3 या 1/1000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा लीटर के अंदर। और हमें देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होते हैं। 1 लीटर में क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर कैलकुलेशन सेंटीमीटर क्यूब में मान लेते वॉल्यूम दे दिया और लीटर में चेंज करने को बोल दिया, तब क्या करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर, या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3 लीटर। अब हम लोग देख सकते हैं कि 1 ml में भी 10 के पावर -3 लीटर है और 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी क्या है 10 के पावर -3 लीटर है, यानी 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब दोनों क्या है, बराबर चीजें हैं। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो हमें ध्यान देना है, चाहे सेंटीमीटर क्यूब में दे दे चाहे ml में दे दे, तो लीटर बदलने का तरीका दोनों का एक ही, हमें क्या करना है 1000 से केवल डिवाइड कर देना है। यानी यहां से हमें पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के ही बराबर होता है। ठीक, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, हमें हमारे पास कोई ऐसा वॉल्यूम है या कोई ऐसा कंटेनर है जिसका वॉल्यूम क्या हो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, उसके अंदर अगर हम लोगों ने कोई सॉल्यूशन रख दिया या कोई लिक्विड रख दिया तो उस लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो 1 ml के बराबर हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान देके चलना है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे कैलकुलेशन वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम में इसी तरीके से केवल देता है ml में सेंटीमीटर क्यूब में, उसको लीटर में चेंज करके हमें क्या करना है फॉर्मूले में पुट कर देना है। इसको भी कर लीजिए नोट। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ, मोलैलिटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये भी मोलैलिटी भी कहीं ना कहीं क्या है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल की बात करेंगे हम लोग, और चेंजिंग क्या होगा यहाँ पे। तो पहले आइए पढ़ते हैं इसकी डिफिनीशन को, फिर देखते हैं क्या इसमें चेंजिंग है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज गिवन बाय द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में क्या था, मोलैरिटी में था कि कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। यहां पे क्या लेना है, कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट के केजी में, यानी सॉल्वेंट के केजी में जो भी वेट है उसके अंदर। तो हमें बस चेंजिंग क्या ध्यान करना है, यहां पे हमें लेना क्या है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। वहां क्या था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके फॉर्मूले को अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारा बन जाएगा मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नहीं क्या रखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसमें होगा केजी में होगा। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला मोलैलिटी का।
अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या बन जाएगा इसका, तो देखिए यहाँ पे यूनिट अगर मैं निकाल दूँ इसका, तो यूनिट बन जाएगा नंबर ऑफ मोल का यूनिट। मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होता है, मोल ही होता है। तो ये तो यूनिट क्या है इसका, मोल ही है। और वेट किस में लेना है, केजी में, तो बन जाएगा फॉर्मूला मोल पर केजी, या हम लोग इसे लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स। और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे मोलल, और क्या लिखेंगे, स्मॉल एम भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसके यूनिट को निकाला, इसके फॉर्मूले को देख लिया। हमें बस ध्यान देना है यहाँ पे लेना क्या है, सॉल्वेंट का वेट लेना है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान दे के चलना है। तो करिए इसको भी नोट। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया 3 कंसंट्रेशन टर्म, पीपीएम, मोलैरिटी और मोलैलिटी। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट और लास्ट कंसंट्रेशन टर्म की, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। तो अब देखिए फ्रैक्शन का मतलब ही क्या है, फ्रैक्शन का मतलब है यहाँ पे पार्ट का मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना पार्ट है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का कितना पार्ट है। यानी फ्रैक्शन जैसे हम लोग निकालते थे, जैसे अगर मैं सॉल्यूशन को मान लूँ 1, ठीक है, सॉल्यूशन क्या मान लूँ मैं, 1 यूनिट मान लूँ, तो उस 1 यूनिट के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है या कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो उस सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अगर हम लोग दिखा देंगे तो वही क्या बन जाएगा हमारा, मोल्स में अगर दिखाएंगे सॉल्यूट का कितना मोल है और सॉल्वेंट का कितना मोल है, तो उसे बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लेते हैं अगर मैंने कोई सॉल्यूशन ले लिया, ये हमारे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, एक हो गया सॉल्यूट और एक रहा सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स। अगर मैं सॉल्यूशन को मान लूँ 1 यूनिट, और इसमें देखा जाए तो हमें पता है सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। तो अगर मान लेते हैं जो सॉल्यूट है 1/3 पार्ट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, ये हो जाएगा 4/3 पार्ट, क्योंकि 1/3 + 4/3 अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक, इसको मान लेते हैं हम लोग कितना 2/3, ठीक है, ये 1/3, ये क्या मान ले 2/3, तो 1/3 + 2/3 ऐड करेंगे क्या होगा 3/3 = 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्या दिखा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन को दिखा रहे हैं। यानी ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका 1/3 मोल ले रहे हैं, इसका 2/3 मोल ले रहे हैं। पूरा सोल्यूशन अगर 1 है तो, यानी अगर सॉल्यूशन को 1 मान लें तो सॉल्यूट का कितना पार्ट है, सॉल्वेंट का कितना पार्ट है मोल के अंदर, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग पूरे सॉल्यूशन का भी निकालेंगे तो वो हमेशा 1 ही आएगा, लेकिन अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निकालेंगे तो ये अलग अलग हमारा आएगा, दोनों का सम हमेशा 1 होके बराबर होता है। तो अगर इसे डिफाइन करना हुआ तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे या तो सॉल्यूट की बात करेंगे या सॉल्वेंट की बात करेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक कंपोनेंट का ही केवल निकल सकता है, ठीक है, या तो सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं, इसके डिफिनीशन की एक कॉमन डिफिनीशन बनाए, तो अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नाम बोल दूं कंपोनेंट, क्योंकि ये दोनों क्या है, सॉल्यूशन के अलग अलग कंपोनेंट है, तो इसका डिफिनीशन अगर बोला जाए तो हम लोग क्या बताएंगे कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन यहाँ पे क्या बताएंगे हम लोग कि मोल फ्रैक्शन हमारा क्या डिफाइन करता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फ्रैक्शन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे एक बार आइए हम लोग इसके डिफिनीशन को भी देख लेते हैं, ठीक है। इफ द सॉल्यूशन है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, द मोल फ्रैक्शन गिव्स द कंसंट्रेशन एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ठीक है कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, यानी द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक, इज डिफाइंड एज the number of moles of that component to the total number of moles of solution। इसी चीज को क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले को बनाऊं और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसका देखिए सिंबल यहां बना हुआ है, ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग काई, ठीक है, ये काई एक्स टाइप का ऐसे हम लोग यहां पे बना सकते हैं, इसे बोलते हैं काई, या हम लोग बोल सकते हैं जीटा, ठीक, मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं काई और या तो जीटा से। तो सॉल्यूशन के अंदर अगर मान लें हम लोग कि जो सॉल्यूट है, ठीक, उसका मोल फ्रैक्शन है स्मॉल n, और जो सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन है, सॉरी, नंबर ऑफ मोल है इसका स्मॉल n, इसका नंबर ऑफ मोल है कैपिटल N। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए लेट
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute is equal to small n, and the number of moles of solvent is equal to capital N. solute का मोल कितना है स्मॉल n, solvent का कितना है कैपिटल N. तो अगर मैं बात करूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ solute की, तो यहाँ पे अगर लिखना हो then the mole fraction of सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या है जीटा. तो अगर मैं सॉल्यूट को कोई मान लूँ, ठीक है, सॉल्यूट को अगर मैं मान लेता हूँ, एक सॉल्यूट का नाम कोई भी सॉल्यूट हो सकता है ये हमारे पास, इसका अगर मैं नाम दे दूँ बी और इसका मैं नाम दे दूँ ए, ठीक. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे जीटा बी. तो अब बात क्या हुई, इसके डिफिनीशन से अब फॉर्मूला बना लेते हैं. ये क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन. तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, नंबर ऑफ मोल कितना है n, टोटल मोल कितना है n प्लस n, यानी जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे टोटल. ऐसे ही अगर सॉल्वेंट की बात करेंगे, ऐसे ही अगर बात करेंगे सॉल्वेंट की, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के लिए मैं यूज कर रहा हूं जीटा ए, तो ये क्या बन जाएगा कैपिटल N अपॉन n प्लस n, ठीक. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. तो ये चीज हमारा क्या निकल गया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यानी ये क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन. तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे. क्वेश्चन जब करेंगे यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन में पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से. तो ये तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करना होता है. क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल नहीं देगा कि नंबर ऑफ मोल दे दे उसे रख के सॉल्व कर दे, तो वहाँ से ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा. क्वेश्चन में क्या करेगा, जो सॉल्यूट है उसका वेट दिया होगा ग्राम में, मोलर मास निकालेंगे उसके फॉर्मूले से, फिर सॉल्वेंट का वेट रखेंगे ग्राम में, उसका मोलर मास निकालेंगे हम लोग किसमें, ठीक है, फॉर्मूले से, और उस सब चीज़ों को पुट करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एक चीज़ हमें पता है यहाँ पे कि टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है 1. इस चीज़ को आइए प्रूफ भी कर लेते हैं. अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर दें यहाँ पे, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 क्या करूँ ऐड कर दूँ, यानी जीटा निकालूँ सॉल्यूशन के लिए, तो क्या हो जाएगा जीटा ए प्लस जीटा बी, और इसको अगर ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा n अपॉन n प्लस n, और क्या बन जाएगा कैपिटल N अपॉन n प्लस n. तो यहाँ पे नीचे का क्या है सेम, तो ऊपर वाले टर्म क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, ऐड करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ गया 1. तो हमें पता है जो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन होता है वो हमेशा क्या आता है 1 आता है. इससे हमें एक चीज़ और पता चल जाता है कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का निकाल लूँ, जैसे मान लेते हैं इसका मोल फ्रैक्शन कोई कंपोनेंट है आ गया 0.6, ठीक, या कुछ भी मान लेते हैं 0.4 आ गया, ठीक है, इतना मोल फ्रैक्शन आ गया. तो अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना होगा तो क्या करेंगे, हमें पता है कि पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन यूनिट है 1 है. तो अगर एक कंपोनेंट का 0.4 है, दूसरा कितना होगा, दूसरा हमेशा क्या होगा 1 माइनस 0.4, यानी आ गया 0.6. तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, एक निकल गया, दूसरे को क्या करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो भी निकल जाएगा. तो ये हमारा निकल गया मोल फ्रैक्शन. अब बात करेंगे इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं होगा इसका यूनिट. क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है नंबर्स हैं, ये भी नंबर ऑफ मोल, ये भी नंबर ऑफ मोल, तो ऊपर नीचे क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे. तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है यूनिट लेस होता है, ये हमें ध्यान देना है. ऑप्शन वाले क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ देता है कि ठीक है मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा, तो हमें क्या लिखना है यूनिट लेस. तो पहले इसको करिए नोट. तो ये हमारे थे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स जिसको हम लोगों ने देख लिया. हमें ध्यान क्या देना है, सबसे इंपॉर्टेंट मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन पे. इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम लोग आने वाले वीडियोस में करेंगे. अब इस वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त. पढ़ाई रखिए जारी. थैंक यू.